हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आपको जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है, बाकी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको जो भी साइंस का सेगमेंट है बाकी, और उससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अलग अलग एग्जामों में ज़्यादा सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। और इसका जो पहला टॉपिक है आज वो है जीव विज्ञान का परिचय। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जीव विज्ञान शुरुआती दौर इसलिए लिखा गया। यहाँ पे आप नीचे में एक चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, जीव विज्ञान का परिचय, ठीक है। जीव विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसमें जो पहला लाइन है इसमें लिखा हुआ परिभाषा, ठीक है। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवधारियों का मतलब जो भी जीवन धारण करते हैं, जिनमें जीवन होता है, लाइफ होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का जो दूसरा परिभाषा है इसमें आप ऐसे कह सकते हैं, जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप इसको इंग्लिश में से कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, जीवित जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द क्या है? तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है बायोस और दूसरा का नाम है लोगोस। एक ये शब्द हो गया बायोस और एक हो गया लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या? बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो दो अलग अलग शब्द बायोस प्लस लोगोस इससे मिलकर बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में। एक व्यक्ति, उनका नाम है लैमार्क ने प्रयोग करा था, ठीक है। और उसका बाद है एक व्यक्ति, उनका नाम है ट्रेविरेनस, दोनों ने मिलकर प्रयोग किया था। लैमार्क जो है बेसिकली ये आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और जो ये ट्रेविरेनस है वो है आपको जर्मनी के वैज्ञानिक। तो ये फ्रांसीसी और ये जर्मनी वैज्ञानिक जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करा था पहली बार बायोलॉजी शब्द का, ठीक है। इनका पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का जो फादर है उसको कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु को बायो का फादर कहा जाता है कि ये इसके। और किसी भी चीज़ का फादर कहने का मतलब ये है, पिता कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसका एक विस्तृत अध्ययन किया होगा। किसका? उसका एक विस्तृत अध्ययन किया होगा उस सब्जेक्टों का, इसलिए ऐसा उसके बारे में कह देते हैं कि ये क्या है? फादर है, ठीक है। अरस्तु को ही इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहेंगे तो इसको अरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु क्या है? तो अरिस्टोटल है। तो अब तनाव ना, कभी ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश में समझ में कहीं लिखा रहा है तो आपको लगे क्या आ गया, हम तो अरस्तु पढ़े हुए थे। तो अरिस्टोटल ही अरस्तु हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था? विस्तृत अध्ययन किया था बायोलॉजी का, इसलिए क्या कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये बातें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक बात और भी लिखा हुआ है कि इसे विज्ञान के रूप, शाखा के रूप में स्थापित करने का काम इनके द्वारा कराया गया था। अब जो हम ऊपर देख रहे थे कि भाई जीव विज्ञान मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीव के बात कर रहे हैं, तो जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो फिर ये जीव या सजीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप जो कह रहे हैं कि जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये हेडिंग जो काम आएगा, सजीवों के गुण क्या है, या आप यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, उसी को सजीव कहा गया है, ठीक है। तो इसके क्या क्या गुण है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो पहला गुण आपको दिख रहा है वो है क्या कि यह इसमें कोशिकीय संगठन होता है। मतलब आपको ये एक जो भी वर्ड मिलेगा उसमें कोशिका आपको देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा है कि यह पोषण करता है, मतलब इसको भोजन चाहिए, ये सब चाहिए जीने के लिए, ठीक है। तीसरा ये है कि यह वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक है। ये आपको डेवलप्ड करते हुए दिखाई देगा। हम लोग भी ऐसे है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग भी क्या करें? कोशिकीय संगठन से बने हुए हैं। पेड़ पौधा भी कोशिकीय संगठन से बना हुआ है, और भी जो भी आप जंतु देखते हैं वो भी सब कोशिकीय संगठन से बना हुआ है। उसको खाना चाहिए, ये बात भी सत्य है। वृद्धि या विकास करता है, जो चीज़ छोटा होगा एक समय पे वो क्या होगा? धीरे धीरे आपको बड़ा होता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो विकास कर रहा है। फिर यह क्या है? चल सकता है, ये लोकोमोटिव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अपवाद में क्या है, पेड़ पौधा चलता नहीं है फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ध्यान रखना है ये अपवाद में है पेड़ पौधा। लेकिन क्या है, सजीव मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चल सकता है, जैसे जीव जंतु चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं, वैसे हम लोग भी जंतु में ही आते हैं, पर हम लोग भी चलते हैं, जीव जंतु भी चलते हैं, ठीक है, तो वो चल भी सकता है। इसमें प्रजनन व शोषण की क्षमता होती है, तो प्रजनन मतलब अपने जैसा नई पीढ़ी को जन्म देना, ठीक है, तो वो प्रजनन कर सकते हैं हम लोग। शोषण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के आप लेते हो शोषण कहलाता है, ये भी करते हैं आप। इसमें चेतना होता है, ठीक है, और चेतना का मतलब है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की, और या फिर यदि आप ये पौधा है तो उसमें समझने की सांसत होते हैं, आप किसी भी के अकॉर्डिंग, जैसे प्रकाश के अकॉर्डिंग, ताप के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं, जैसे एक पौधा होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। और फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये पौधा प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, तो इसको बोल देते हैं कि फोटोट्रॉपिक प्लांट है ये। तो इसका मतलब उसके अंदर में चेतना तो होगा कि प्रकाश है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये, क्योंकि उसका नेचर है, आंतरिक गुण है, उसके कारण से ऐसा कर रहा है, तो वो चेतना उसके अंदर है। तो ये जो कुछ गुण हैं, आपको उस गुण के आधार पर कह सकते हैं कि वो सजीव है। और इसी सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजी कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका कि बायोलॉजी दो अलग अलग वर्गों से बांटा गया है, तो इसके दो अलग अलग वर्ग हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, दो भागों में बटा हुआ है बायोलॉजी, ठीक है। एक वर्ग का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। तो एक को आप क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक को कहते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब जंतुओं के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, जंतु विज्ञान कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा, ठीक है। और जो वनस्पति विज्ञान है, इसमें आपको इसके बारे में अध्ययन करना है, किसके बारे में, वनस्पतियों के बारे में, प्लांट के बारे में अध्ययन करना है। तो ये दो अलग अलग वर्ग बनता है। और जूलॉजी जो बेसिकली शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जून और दूसरा है लोगोस। तो जूलॉजी क्या है, जून और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। और यहाँ पे जून का मतलब अगेन क्या है, एनिमल, और लोगोस का मतलब जो आप जानते हैं पहले भी था, वो अध्ययन, ठीक है, स्टडी, ठीक है। ये जो यहाँ लाइन लिखा हुआ है ये गलत लाइन है, ये काट दिया गया है, ये कहीं से बच्चे ने दूसरी जगह से उठा के इसको लिख दिया है। तो एनिमल स्टडी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, वो जूलॉजी कहेंगे। तो एनिमल में हम लोग भी आते हैं, तो आप तनाव नहीं लीजिएगा कि भाई ऐसे कैसे हमको एनिमल कह दिया, ये वर्ग है उसमें डिवाइड किया हुआ। अभी आप विटेकर का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात कर लेंगे हम लोग। बोटनी जो है बोटेन शब्द से मिलकर बना है, किससे, बोटेन शब्द से मिलकर बना है, और ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक वर्ड है, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड बोटेन से मिलकर क्या बना है, बोटनी बना है। और इसका मतलब क्या होता है, प्लांट या हर्ब्स होता है, क्या, प्लांट या हर्ब्स कह देते हैं इसको। प्लांट मतलब पौधा, सबसे छोटा जो प्लांट होता है उसको हर्ब्स कह देते हैं, एक सर्ब्स भी होता है, वर्ग आता है, ठीक है। तो ये इससे मिलके बना हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब जूलॉजी में क्या है, जून प्लस लोगोस मतलब एनिमल या जंतु के अध्ययन को क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। बोटनी है क्या है, तो बोटनी बोटेन सबसे मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है, प्लांट। यहाँ पे प्लेनेट लिखा हुआ है, सॉरी, आप ये प्लांट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लांट के या हर्ब्स के अध्ययन को क्या कह देते हैं, आप कह देते हैं इसको बोटनी कह देते हैं। तो दो अलग अलग वर्ग बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों वर्गों को देने वाले लोग क्या कौन है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ते क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत जंतु व इसके क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं, किसका, जंतु व इसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो एक है जंतु और वो क्या क्या कार्य करेगा उन सब का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आपको कहलाता है जंतु विज्ञान। और इसको कौन स्थापित किया था जंतु विज्ञान को, तो अरस्तु ने स्थापित करा था, ठीक है। एक है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो इसको वनस्पति विज्ञान कह देते हैं। और इसको किसने करा था, तो थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रिस्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जंतु विज्ञान को कौन दिया, तो अरस्तु दिए, और वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रिस्टस दिए। इसमें जंतु विज्ञान आप क्या करेंगे, तो जंतु और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला, जंतु विज्ञान का जो भी अध्ययन था उसने अरस्तु ने एक अपनी पुस्तक लिखा, ठीक है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। और उस हिस्टोरिया एनिमेलियम में उन्होंने इसके बारे में चर्चा करा, जंतुओं के बारे में, लगभग 500 के आसपास जंतु के बारे में पहली बार चर्चा मिलता है उस पुस्तक में। और
हिस्टोरिया एनिमलियम में चर्चा किया उन्होंने जंतु विज्ञान के बारे में अरस्तू ने, ठीक है। उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने प्लांट के बारे में अपनी एक पुस्तक निकाली, जब पूरा रिसर्च हुआ उनका तो रिसर्च के बाद एक पुस्तक निकाला, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। प्लांटेरम कर लीजिएगा इसको, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हिस्टोरिया PLANTARUM। हम इसलिए बोल देते हैं कि आपको इंग्लिश में लिखना हो तो फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे चूँकि लिखने में पेन से थोड़ा उतना अच्छे से बनता नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये आपको उस पुस्तक में इसके बारे में जानकारी मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये दो अलग अलग वर्ग और दोनों अलग वर्ग को देने वाले लोग कौन थे? तो जंतु विज्ञान को कौन दिया है? अरस्तु दिए हैं, और वनस्पति विज्ञान को दिए हैं थियोफ्रेस्टस। उन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थियोफ्रेस्टस ने, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और जंतु विज्ञान के बारे में हिस्टोरिया एनिमलियम में जानकारी दिया गया, अरस्तु के बारे में पूरी जानकारी दी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति। अब आता है कि जो जीव है उसका द्विनाम पद्धति तो कौन दिया था पहले, तो इसका मतलब क्यों लिया गया, इसके पीछे रीजन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए लिया गया है कि आप मान के चलिए कि किसी भी जीवों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, बाहर पढ़ेंगे तो दूसरे देशों में पढ़ेंगे, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट है उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाम कुछ और हो। तो एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कि इसको जहाँ भी बोला जाएगा इसी नाम से बोला जाएगा, कोई अलग नाम नहीं होगा। तो एक साइंटिफिक नेम बनाया गया और उसी नेम को यहाँ पे द्विनाम पद्धति के संदर्भ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कि क्या है द्विनाम पद्धति, मतलब दो नाम आपको देखने को मिलेगा, किसके बारे में? तो वो मिलेगा आपको कि जीवों के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है आपका कि यह एक नामकरण की सार्वजनिक मान्य पद्धति है, आप यहाँ पे मान्य कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, जिसके प्रथम नाम वंश के नाम तथा दूसरा नाम जाति के नाम का होता है, तथा इसके सम्मिलित रूप को वैज्ञानिक रूप कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो पहला नाम क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा। प्रत्येक जीवों के दो नाम होते हैं, पहले नाम को कहते हैं जेनेरिक नेम, इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है वंश का नाम, और दूसरे नाम को कहते हैं स्पीसीज नेम, जिसको जाति का नाम यहाँ लिखा हुआ है स्पीसीज नेम, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एक नाम बनता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब ये जो होमो है वो क्या है? जेनेरिक नेम है आपका, ठीक है। और जो सेपियंस है वो क्या है? जाति का नाम है। और इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या कह देंगे कि होमो प्लस सेपियंस इक्वल टू साइंटिफिक नेम, किसका? तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो ह्यूमंस के साइंटिफिक नेम को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। और होमो क्या है? जेनेरिक नेम है, और सेपियंस क्या है? आपका ये हो जाएगा जाति का नाम हो जाएगा, स्पीसीज नेम हो जाएगा। जेनेरिक नेम का मतलब आप जानते हैं कि वंश का नाम हो जाएगा, स्पीसीज नेम का मतलब हो जाएगा जाति का नाम। जेनेरिक नेम में होमो यहाँ पे आ गया। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप लिखेंगे पहला लेटर, जैसे होमो लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे होमो लिख रहे हैं तो होमो क्या है? आपको कैपिटल लेटर्स लिखना, किसे? कैपिटल से। और जो उसके बाद सैपियंस लिखिएगा वो स्मॉल से लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, पहले इसका किसका? वंश के नाम का, उसके बाद आप ये स्मॉल लिखिए, ठीक है। तो ये ऐसे रखना है। और जैसे आप दूसरा भी नाम ले सकते हैं, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं उसको, किसको? टाइगर के नाम को पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। तो पैंथेरा क्या हो जाएगा? स्पीसीज नेम हो जाएगा, और सॉरी ये जेनेरिक नेम हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? टिग्रिस क्या हो जाएगा? तो स्पीसीज नेम हो जाएगा, जाति का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग दो वर्ग मिलते हैं इसके अंतर्गत में। कौन कौन सा? एक आपको मिल जाएगा स्पीसीज नेम, ये वंश का नाम, प्रत्येक नाम के दो घटक, इसमें वंश का नाम पहला, दूसरा नाम हो जाएगा जाति का नाम, ठीक है। और इस सबके सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम कहते हैं, जो आप अलग अलग चीज़ों का जानते हैं, ठीक है। जैसे ओरिजा स्टेवा होता है धान का, आगे अभी आप देखेंगे कि अलग अलग कौन कौन सा नाम आता है साइंटिफिक नेम, जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसको दिया कौन था? तो द्विनाम पद्धति को सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने इस नाम को बनाया था। तो ये ध्यान रखना है, कैरोलस लिनियस कौन थे? तो कैरोलस लिनियस एक
आप समझ लीजिए कि एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको दिया है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो अभी आगे हम देखते हैं इसके बारे में, बहुत डिटेल में अलग से पढ़ना है जीवों के वर्गीकरण, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो आगे कुछ नाम देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम। तो द्विनामपत्ति में यहाँ पे आपको बना के भी लिखा हुआ है, तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ वंश का नाम, दूसरा लिखा हुआ जाति का नाम, ठीक है। और यहाँ पे जेनेरिक नेम प्लस स्पीसीज नेम इक्वल टू साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे होमो क्या है, तो जेनेरिक नेम हो गया, सेपियंस क्या है, तो आपका जाति का नाम हो गया, दोनों मिलकर क्या बना, होमो सेपियंस, जो कि क्या है आपका, ये हो गया। ये साइंटिफिक नेम किसका हो गया, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम्स हो गया, ठीक है। अब कुछ अलग से साइंटिफिक नेम जिसकी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ होगा, तो यहाँ दिया हुआ है, चलिए देखिए। तो कुछ प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं, और पहला क्या है, पहला है आपका होमोसेपियंस, मेढक का, मनुष्य का होमोसेपियंस हो गया, मनुष्य का राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना। उसके बाद बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। अगला है आपका गाय का बोस इंडिकस, ये इसका नाम होता है। और उसके बाद कुत्ता का कैनिस फैमिलियरस, ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस इसका नाम है, रियस कर लीजिएगा, RIS, रियाई, फैमिलियरिस। मक्खी का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, गाय का बोस इंडिकस, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो आगे ध्यान रखिएगा, मैंजीफेरा इंडिका। आम का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। उसका चना का हो जाएगा साइसर आपका एल्टेनम, ठीक है, चना का हो जाएगा साइसर एल्टेनम, एल्टेनम नहीं होगा यहाँ पे, एरिट्रियम होगा, यहाँ पे गलत से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइसर एरिटिनम, ठीक है, साइसर एरिटिनम, इसको काट दीजिएगा, एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, ठीक है। आगे गेहूं का हो जाएगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको देख लेना है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, गेहूं का नाम है। उसका हो जाएगा मटर का पिसम एस्टिवम, पिसम एस्टिवम आपका मटर का हो जाएगा। धान का हो जाएगा ओरिजा एस्टिवा, ये भी सही है। सरसों का ब्रासिका कैंपेरिस्ट, सरसों का आपको हो जाएगा ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस कर लीजिएगा, कैंपेस्ट्रिस, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका बाघ का हो जाएगा पैंथर टिग्रिस, आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसको पैंथेरा टिग्रिस बोल देते हैं, और पैंथेरा लियो, ठीक है, तो पैंथेरा भी कर लीजिए यहाँ पे भी, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो हो जाएगा शेर का, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ साइंटिफिक नेम है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मान के चलिए कि आप एक ह्यूमंस बना देते हैं कि ये ह्यूमंस हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर आप कोई भी एक आकृति ले लीजिए, ठीक है, ये जीवधारी को ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है। उसके बाद आप प्लांट ले सकते हैं, ये आपका प्लांट हो गया, ठीक है। अब ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बात यह आता है कि भाई इसको किसके वर्ग में रखा जाए, हम किस दो वर्गों में आते हैं। अब एक जीव तो है नहीं, आज आप जान पा रहे हैं कि इसको प्लांट कहते हैं, इसको एनिमल कहते हैं, ठीक है, इसको कवक कहते हैं, जो भी आप अलग अलग नाम जानते हैं। लेकिन एक टाइम तो रहा होगा जब लोगों को दिक्कत होगा, भाई किसको क्या नाम से बुलाएं हम, तो उसको ठीक करने के लिए क्लासिफिकेशन बनाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग वर्गीकरण किया गया जीवधारियों का, ताकि जब भी हमको आगे पढ़ना हो, समझना हो, तो आसानी से हम समझ पाएँ कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसी क्लासिफिकेशन को हमको यहाँ पढ़ना है। और पहली बार जो क्लासिफिकेशन को दिया गया वो था एक व्यक्ति, उनका नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। चर्चा ऐसे किए थे उससे पहले सर जॉन रे, ठीक है, जॉन रे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने चर्चा किया था कि जीवधारी के वर्गीकरण क्या वैज्ञानिक आधार के बारे में। लेकिन जो एक विस्तृत आपको विधिवत रूप से जो दिया गया वो कैरोलस लिनियस है, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसको बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के द्विजगत सिद्धांत को टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। द्विजगत सिद्धांत को क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन द्विजगत सिद्धांत को कहते हैं। को किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है।
कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब जीवों के द्विजगत सिद्धांत देने का कार्य किया था। जिसके तहत क्या है, जीवों को जंतु जगत व पादप जगत में बांटा था। इन्होंने दो ये वर्ग बनाया। एक वर्ग का नाम क्या रखा, तो प्लांट किंगडम, एक का नाम रखा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, और एक हो गया प्लांट किंगडम। आप इसी को हिंदी में जंतु जगत और पादप जगत कहते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने पहली बार जानकारी कौन दिया, तो वैज्ञानिक आधार के बारे में एक बात की जॉन डे ने, और उसके बाद एक विशेष जानकारी द्विजगत सिद्धांत दिया जिसका नाम है कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने पूरे जीवों को क्या किया कि एक एनिमल होगा और एक क्या होगा, एक प्लांट होगा, दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो वो क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, आप यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है तो एक लाइन ये ऐड कर लेना कि जो कैरोलस लिनियस है उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको, कैरोलस लिनियस को, शायद आगे हो भी तो यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को कहते हैं। इंग्लिश में उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ये यहाँ पे स्टार लगा के एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो आधुनिक वर्गीकरण है वर्तमान में, जो अभी अक्सर माने चलता है, मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है, वो R.H. विटेकर का, ठीक है, R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, जो आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है। किसका, वर्तमान में जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण कौन सा है, तो R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कैसे किया गया है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन फिर से कह रहे हैं कि ये कुछ व्यवस्था ऐसे है कि मान के चलिए कि डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहला रहा है। आपके सर क्यों बांटेंगे वर्गीकरण, मतलब अलग अलग वर्गों में क्यों बांटेंगे, ठीक तो चल रहा है मामला। दिक्कत ये है कि अब इतने सारे जीव हैं, उसको अलग अलग वर्ग में नहीं बांटेंगे तो आपको फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा, उसके बारे में स्टडी करने में, समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें, जितने भी जीव हैं आप प्लांट बनाइए, फिर जीव जंतु बनाइए, फिर आपको ये कोशिकीय जीव बनाइए, फिर प्रोकैरियोटिक जीव बनाइए, ये सब जो बनाइएगा। ठीक है, तो उन सबको अलग अलग रखने से फ़ायदा होगा कि उसके बारे में आपको जानने में, समझने में, स्टडी करने में हेल्प मिल जाता है। साथ रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा समझने में। तो इसलिए एक विस्तृत अध्ययन के लिए एक कि पूरे ओवरऑल ये बात बने, ठीक है, एक वर्गीकरण बने, तो इसीलिए इसका वर्गीकरण कराया गया। और इसी वर्गीकरण का जो द्विजगत सिद्धांत था किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया, जिन्होंने प्लांट जगत मतलब ये पादप जगत और जंतु जगत में पूरे जीव को बांटा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को पूरे दो जगतों में बांट दिया। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है R.H. विटेकर, और R.H. विटेकर ने एक सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसने उन्हें ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था, तो ये कुछ 1969 के आसपास की बात है। उसमें यह सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, जिसमें जीव को हम 5 अलग अलग वर्गों में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 वर्गों में बांटा, किसने, R.H. विटेकर ने बांटा। चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन सा वर्गीकरण है। तो पहला जो वर्ग डिवाइड करने का तरीका ये है यहाँ पे कि ये 2 अलग अलग वर्ग बनाए। ठीक है, और एक को बोलते हैं ये प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। आपको दिक्कत हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, कर लीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसे ही लिखिएगा मत। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका, तो 2 तरीके का जी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो बेसिक अंतर समझ लीजिए, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल अलग से टॉपिक ही है इसी में, या फिर आगे में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो प्रीमिटिव सेल है, प्रीमिटिव सेल मतलब जो बहुत पहले है, जो बहुत विकसित नहीं है। ठीक है, शुरुआती दौर का सेल है, तो उस तरह का कोई जीव। और यूकैरियोटिक का मतलब जो बहुत ही विकसित है, सुविकसित सेल है। ठीक है, इसमें कोशिकांग अलग मिल जाएंगे, इसमें कोशिकांग आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें केंद्रक आपको विकसित मिल जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा उतना अच्छे तरीके से केंद्रक विकसित हुआ। तो इस तरीके की कुछ बातचीत। ठीक है,
तो दो पहला वर्गीकरण इन्होंने किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब जो जीव जो अच्छे तरीके से विकसित कोशिकाओं से बना है वो, और जो नहीं बना है, तो जो नहीं बना वो ये प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, जिसमें केंद्रक ठीक से नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, तो प्रोकैरियोटिक, और जो अच्छे तरीके से विकसित हुआ हुआ उसको यूकैरियोटिक। अब इन्होंने यूकैरियोटिक में भी दो अलग अलग वर्ग बनाए, और यूकैरियोटिक में दो अलग अलग वर्ग कौन सा होगा, तो एक हो गया एक कोशिकीय जीव, इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का इंग्लिश शब्द भी वही होता है, तो जिनको इंग्लिश से बहुत प्यार हो तो वो ऐसे भी आप इंग्लिश में भी वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही होगा। अब यूकैरियोटिक को इन्होंने दो अलग अलग वर्ग बांटा, एक को एक कोशिकीय और दूसरे को बहुकोशिकीय। इसको कहा यूनिसेलुलर और इसको कहा ये मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एक कोशिकीय क्या होगा, यूनिसेलुलर हो गया, और ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। और इन्होंने क्या करा कि बहुकोशिकीयों को भी दो अलग अलग बांटा। पहले यहाँ एक चीज़ और देखा, ध्यान दे लीजिए, प्रोटिस्टा वर्ग में क्या आता है, मोनेरा आता है, ठीक है। और एक कोशिकीय में क्या आता है, प्रोटिस्टा, हम प्रोटिस्टा बोल देते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, तो मोनेरा आएगा, और एक कोशिकीय में क्या आएगा, तो यहाँ पे प्रोटिस्टा आएगा। तो एक वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया। अब तीन और वर्ग हमको देखना है। तो इन्होंने पहला क्या काम किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बनाया। प्रोकैरियोटिक में आपको ये मोनेरा आ जाता है, यूकैरियोटिक में दो अलग अलग वर्ग बनाया इन्होंने, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब कि वैसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बन के बना हो। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझिए कि हम लोग जो हैं या फिर जीव जंतु जो जिसको आप देखते हैं वो सब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं, ठीक है, एक कोशिका से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल आप ले लीजिए, इसको बोलते हैं अमीबा, ठीक है। अमीबा सिंगल कोशिकाओं का बना होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तो इस तरह से जो एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव है और दूसरा जो बहुकोशिकीय जीव है उन्होंने इसको बना, और इस बहुकोशिकीय जीव में दो अलग अलग वर्ग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ग है, एक इसमें भी बहुकोशिकीय में इन्होंने दो अलग अलग वर्ग बांट दिया, एक जिसके पास कोशिका भित्ति है, ठीक है, और एक जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है। मतलब क्या होता है इसका, तो देखिए जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, और ये जो बाहरी हिस्सा है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप इसको कोशिका झिल्ली कहिए, ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, उसको क्या कह देते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि बहुकोशिकीय जीव में भी दो तरीके का जीव होता है। एक क्या होता है जिसके साथ कोशिका हो, इसको कहते हैं विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल, और यह है विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति रहित, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति रहित। अब कोशिका भित्ति, यहाँ पे जो कोशिका भित्ति रहित है उसमें एक वर्ग आया, उसको बोलते हैं एनीमेलिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनीमेलिया। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जंतु कहेंगे। तो बहुकोशिकीय दो वर्गों में बटा, कोशिका भित्ति के साथ वाला और एक है कोशिका भित्ति रहित वाला, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, और एक है कोशिका भित्ति के साथ वाला। कोशिका भित्ति फिर से आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, तब तनाव नहीं लेना है कि भाई यहाँ इतने कम समय में बता दिया गया, आगे इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जंतु हो गया, और इसके अंतर्गत पे फिर से कोशिका भित्ति वाले जो साथ वाले लोग हैं उनको भी दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया। एक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, फोटोट्रॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसको कह देते हैं कि ये फोटोट्रॉपिक है जीव है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोट्रॉपिक जीव। क्या, हेट्रोट्रॉपिक जीव, ये जो है आपका ये हेट्रोट्रॉपिक है। वैसे प्लांट जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसको कह देते हैं कि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण रहित हो गया, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये फोटोट्रॉपिक कहलाता है। अब इसके अंतर्गत में एक वर्ग आ गया, इसको प्लांटी कहते हैं, ये प्लांटी पढ़िएगा, ठीक है, प्लांटी कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक जो वर्ग आया उसको फंजाई कहते हैं, या फंगी कहते हैं, या कवक कहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो फंजाई, फंगी, कवक, ये आपको नाम मिल जाएगा। ध्यान सुनिएगा, पहली बार बेटेकर साहब ने क्या करा कि दो अलग अलग वर्ग बनाए उन्होंने, एक को बोला प्रोकैरियोटिक, एक को बोला यूकैरियोटिक, ठीक है। इन्होंने प्रोकैरियोटिक में एक वर्ग रखा, उसको बोलते हैं क्या, मोनेरा। और इन्होंने यूकैरियोटिक को भी दो अलग अलग वर्गों में बांटा, एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर और एक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में इन्होंने रखा किसको, तो प्रोटिस्टा को। मल्टी सेलुलर को इन्होंने दो अलग अलग वर्ग बनाए, एक जो कोशिका भित्ति के साथ होगा, ठीक है, सेल वॉल के साथ होगा, और यहाँ पे विदाउट सेल वॉल कर लीजिए, विदाउट सेल वॉल, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर जगह के कारण से हम ऐसा कर रहे हैं।
जब विथ सेल वॉल होगा तो इसमें आप एनिमल कह सकते हैं कि विथ सेल, ये सॉरी विदाउट सेल वॉल होता है। विथ सेल वॉल में क्या, सेल वॉल में क्या जाएगा, जिसके मतलब जिसके कोशिका के बाहर एक और संरचना होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और जिसमें कोशिका में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कोशिका झिल्ली होता है, बाहर कोई संरचना नहीं होता, उसको सिर्फ कह देते हैं कि विदाउट सेल वॉल है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने रखा किसको, तो ये दो अलग अलग वर्ग बनाए, और एक का नाम रखा कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसे प्लांटी, और एक का नाम रखा फंजाई। ठीक है, तो 5 वर्गीकरण हो गया, कौन कौन सा, तो पहला हो गया आपका मोनेरा, दूसरा हो गया आपका, एक मिनट, पहला हो गया आपका मोनेरा, दूसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, चौथा हो गया आपका प्लांटी, और पांचवा हो गया आपका क्या, तो फंजाई, फंजाई या फंगी कह लीजिए आप। ठीक है, जो भी कहना चाहते कह लीजिए, फंगी या फंजाई या कवक कह देते हैं इसको। तो ये 5 आपको वर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्या हो जाएगा, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो बात वहाँ पे हम बताते हैं यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब अलग अलग वर्गों का अध्ययन कर लेते हैं, विशेष अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला जो है मोनेरा वर्ग है। मोनेरा वर्ग में क्या आएगा, तो इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। आपको वहाँ भी बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक जीव जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा वर्ग के अंतर्गत, सॉरी जो मोनेरा है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें केंद्रक एवं झिल्ली नहीं होता है। आपको पहले बताएं कि इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं मिलेगा आपको, होगा भी तो विकसित नहीं होगा। प्रीमिटिव सेल बोलते हैं इसको, जो अच्छे तरीके से विकसित सेल नहीं है वो। या स्वपोषी होता है तथा परजीवी होता है। परजीवी का मतलब पैरासाइट्स बोलते हैं, जो दूसरे के जीवन पे दूसरे के साथ रह के अपना क्या करता है, जीवन व्यतीत करता हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक भी नहीं होगा। स्वपोषी का मतलब जो खुद ही खाना बनाता हो, दूसरा जो दूसरे के जीवन के ऊपर निर्भर होकर अपना भोजन यापन करता हो। इसमें कुछ है जो कोशिका भित्ति होती है तथा कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत नीलहरित शैवाल आता है। ठीक है, और ये आपको आर्की बैक्टीरिया को देखने को मिलेगा। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा, और एक आर्की बैक्टीरिया आपको नाम जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको ये वर्ग देखने को मिल जाएगा। डन, चलिए आगे एक वर्ग आएगा, उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को देख लेते हैं। अगला वर्ग है प्रोटिस्टा आपका। ये आप, ठीक है, प्रोटिस्टा में पहला है क्या आपका, तो ये है आपका, इसको एक इंग्लिश में लिखना चाहता आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोटिस्टा। यहाँ पे ये छोटी सा होगा। इसमें मुख्यतः एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो वैसे जीव जो यूकैरियोटिक वर्ग के हैं वो, और यूकैरियोटिक वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें विकसित आपको कोशिका होगा, केंद्रक, विकसित कोशिका होगा, केंद्रक होगा, ये सब आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिल जाएगा। यह मुख्य रूप से स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, तथा यह विषमपोषी भी होता है। तो एक तो ये कि आपको प्रकाश संश्लेषी होगा, और दूसरा ये कि ये आपको विषमपोषी मतलब हेटेरोट्रॉपिक भी देखने को मिल जाएगा, जो खुद का भोजन खुद नहीं बनाता हो। जिस तरीके से इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। क्या मिलेगा इसमें आपको, सीलिया और फ्लैजेला मिल जाएगा। बेसिकली क्या है सीलिया और फ्लैजेला, तो आप यदि देखेंगे तो जैसे मान के चलिए कि कोई जीव है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है जीव का, तो इसके ऊपर एक इस तरीके का धागेनुमा संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। किसके तरह का, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की जैसी संरचना। तो इसको क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, ये लोकोमोटिव में हेल्प करता है। लोकोमोटिव का मतलब मूवमेंट करने में, घूमने में हेल्प करता है, तो इसको आप कह दीजिए सीलिया। दूसरा है फ्लैजेला, और फ्लैजेला में इस तरह का ये ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये ऐसे आपको ये एक स्ट्रक्चर निकला रहता है, फ्लैजेला बोलते हैं इसको। ये भी क्या करता है, हेल्प करता है घूमने में। ठीक है, यूग्लिना वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला आपको मिलेगा, लोकोमोटिव में हेल्प करता है। ठीक है, जीवों के गमन के लिए यहाँ लिखा हुआ है, तो गमन का मतलब वही जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। इसमें केंद्रिका झिल्ली होती है। केंद्रिका झिल्ली आपको न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें आपको झिल्ली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगला है आपका, इसके अंतर्गत यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ इत्यादि आते हैं। तो ये सब आपको इसके वर्ग के अंतर्गत जीव देखने को मिल जाता है। अगला है आपका कवक। ठीक है, और कवक में यह एक कोश, यह बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। आप देखें भी तो ऊपर में, इसमें एक कोशिकीय जीव भी हो सकता है कोई ऐसा। यह विषमपोषी जीव होता है, मतलब खुद से खाना नहीं बनाएगा। आपको पता ही है कि ये क्या है,
प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो फिर जानते हैं कि आप खुद से खाना नहीं बना पाएगा। इसको क्या कहते हैं, विषमपोषी कह देते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैटीन की बनी होती है, ठीक है। कैटीन एक शुगर का इस तरह समझ लीजिए कि फॉर्मेट है, ठीक है। कैटीन क्या है, तो ये आपको एक शुगर का जटिल शर्करा कह लीजिए, वो होता है, शर्करा होता है, शुगर होता है। तब प्लस यहाँ पे ऐसा कौन सा बात नया है, ठीक है। तो बेसिकली एक होता है प्लांट में आपको क्या मिलेगा, तो सेल्यूलोज का बना हुआ मिलेगा कोशिका भित्ति, उसमें क्या है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति होती है कवक की, वो क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है, बेसिकली एक जटिल शर्करा है, समझ लीजिए इतना सा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ईस्ट आएगा आपका, ठीक है, मशरूम आएगा, पेनिसिलियम आएगा, और ये सब शामिल होता है इसके अंतर्गत में, ठीक है। चलिए अगला वर्ग देख लेते हैं हम लोग। अगला वर्ग का नाम है पादप, ठीक है, प्लांट। यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों का समूह है। इसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। यह स्वपोषी होता है। यह पर्णहरित युक्त सभी पौधे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त पौधा जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आपको दिखेगा। तो क्या होगा, स्वपोषी होगा, पर्णहरित युक्त सभी पौधे इसी वर्ग के अंतर्गत आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, याद ध्यान रखना। ऊपर में आप देखे थे कवक में काइटिन से बनी कोशिका भित्ति होती है। लास्ट जो वर्ग है आपका एनिमेलिया, ठीक है। और एनिमेलिया क्या है, तो यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। क्या है, यह यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है और यह विषमपोषी होता है। विषमपोषी का मतलब कि हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं। किचन में खाना बनाने को खाना बनाना नहीं कहते हैं। बेसिकली हम लोग प्लांट बेस्ड फूड या फिर एनिमल बेस्ड फूड का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, हम लोग अपना कुक करके वो खाते हैं, पर वो खाना बनाना नहीं होता है, निर्भर है हम बेसिकली हम लोग, ठीक है। तो विषमपोषी, यह कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। क्या है, कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है, मतलब इसमें कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, कोशिका झिल्ली मिलेगा। इसके बाहरी संरचना आपको इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है और ये बाहरी संरचना जो कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं वो ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब कुछ जीव विज्ञान के जो शाखाएं हैं उसके जो जनक हैं उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा डिटेल में देख ले, जल्दी जल्दी देख लेंगे, समय भी हो चुका है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, आपको डिटेल पढ़ाएंगे वैसे, ठीक है। तो देखिए पहला जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, रॉबर्ट कोच है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी के बारे में आपको जानना है, तो उसके जो जनक हैं उन कौन है, तो ये आपको ये मिल जाएंगे, रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के बारे में पढ़ाते हुए। सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, तो लुईस पास्चर, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इसके बारे में लिखा रहेगा, एवी ल्यूवेनहॉक कह देते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा विज्ञान का मतलब वैसा जिसमें आपको क्या मिल जाता है, आपको जीव जो भी आपके शरीर में कोई भी बीमारी वगैरह है तो सुरक्षा के लिए जो भी होता है उसके बारे में एडवर्ड जेनर के बारे में कहते हैं। कोशिका विज्ञान तो रॉबर्ट हुक के बारे में कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवाल विज्ञान तो विलियम हेनरी हार्वे जो शैवाल के बारे में बात करते हैं। तो ये जनक है बेसिकली इन सब विज्ञानों में, मतलब इस तरह के खोज इसके बारे में अध्ययन कौन किया, तो इन्होंने किया, तो इस तरह शैवाल विज्ञान के नाम पर जनक मान लिया गया इनको। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स हैं। हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक है समझ लीजिए, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे यहाँ बीमारी होती है वो कोई भगवान और ये सब के देन से नहीं होती, एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, तो सब अंधविश्वास मानने से बचिए, ऐसा इनका कहना था। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगर एक व्यक्ति है उनका है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। आपको पता है कि पहले वनस्पति विज्ञान के बारे में थियोफ्रस्टस के बारे में आप जानते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी क्या है, तो अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी क्या होता है, तो जेनेटिक होता है जिसमें आपको एक वंश से दूसरे वंश में जो भी गुणों का स्थानांतरण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी TH मार्गन है एक व्यक्ति है उनका है। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन आपके शरीर में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला आपका हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब उत्तक विज्ञान, और मार्सेलो मैलपीजी जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसके बारे में बात किया था। हिस्टोलॉजी औतिकी और इसके बारे में अध्ययन, उत्तक के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ये औतिकी कहलाता है, जिसके मार्सेलो मैलपीजी ने दिया था इसको। अगला है आपका जंतु, ये जीव विज्ञान की उप शाखाएं सब ब्रांचेज है वो, तो जंतु विज्ञान, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों एवं मृत जीवों का अध्ययन करा जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन करेंगे आप। जीवाश्मिकी में जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जीवाश्म जो पहले से आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है मरा हुआ अवस्था में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी विज्ञान, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, तो जो भी इन्वायरमेंट में लोग जीव रहते हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। अनुवांशिकी में जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे आप, ठीक है, कि किस तरह का जेनेटिक्स है उसका, फिर उस पर रिसर्च करते हैं लोग। इथोलॉजी
मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। और इंथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारणों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद है आपका न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। और एयरोबायोलॉजी मतलब एयरोबायोलॉजी का मतलब है उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, ठीक है। और लास्ट आपका ट्रोफोलॉजी, पशु पोषण विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। एक आपका इधर में आ गया हिमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। तो यदि आप रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करना चाहते हैं हिमेटोलॉजी आपको ब्रांच देखना पड़ेगा। मेमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है। घास विज्ञान घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ था उसी का एक एक्सटर्नल फॉर्म है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हैं, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। इस तरीके से कुछ अध्ययन है, आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और आगे का चैप्टर हम आपके लिए ला देंगे। तब तक के लिए बाय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।